नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पहले से पता होगा कि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति के बारे में 2 वीडियो अभी तक अपलोड किया जा चुका है। आज यह तीसरा वीडियो होगा। और दोस्तों, वीडियो को हम छोटे छोटे वीडियो में ही सही लेकिन संपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। ऐसा ना हो कि आपको राष्ट्रपति से संबंधित कोई जानकारी छूट जाए या फिर एग्ज़ाम में आपको यह देखने को मिले नहीं, ऐसी जानकारी वहाँ नहीं दी गई थी। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं राष्ट्रपति से संबंधित एक भी पॉइंट को न छोड़ूं। चलते हैं क्लास की तरफ। देखें, आज हम विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के आज हम विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विधायी शक्तियों के बारे में दोस्तों, ऐसी शक्ति होती है, अर्थात विधायी शक्तियाँ उसे कहते हैं जब राष्ट्रपति संसद भवन के अंदर बैठकर कोई कार्य करता है तो वह विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। जैसे वह संसद की बैठक बुला सकता है, अर्थात वह संसद की बैठक बुला सकता है। ठीक, फिर वह चाहे राज्यसभा की हो व लोकसभा की हो, कोई भी बैठक हो वह बुला सकता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है, अर्थात लोकसभा को वह निश्चित काल या फिर अनिश्चित काल के लिए वह स्थगित कर सकता है। ठीक, तीसरी जानकारी है दोस्तों, वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अर्थात वह दोस्तों लोकसभा जो यह जानकारी है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, अर्थात वह लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की संयुक्त अधिवेशन को वह बुला सकता है। ठीक, आगे है क्या है, चौथी जानकारी क्या है दोस्तों? चौथी जानकारी है वह संसद में लंबित किसी विधायक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। वह संसद में लंबित किसी विधेयक अन्यथा किसी संबंध में संसद को वह संदेश भेज सकता है। आगे है वह प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। अर्थात जब उसका चुनाव होगा तो वह चुनाव भाषण देगा, अर्थात जो चुनाव उनका भाषण होता है। और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। छठवीं जानकारी है दोस्तों, वह राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसे आप स्टार कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, वह राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यदि वह धन विधेयक ना हो तो, यह भी इसमें इम्पॉर्टेंट जानकारी है, यदि वह धन विधेयक ना हो तभी वह ऐसा निर्देश दे सकता है राज्यपाल को। ठीक, आगे क्या है, सातवीं जानकारी क्या है, वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्ते के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब ये सत्रावसान जो है, मान लीजिए कोई संसद की दोनों बैठक जो होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो उनका सत्र होता है, मान लीजिए इसमें से कोई एक सत्र नहीं चल रहा है, ठीक, लोकसभा या फिर राज्यसभा, उस अवधि में भी वह एक अध्यादेश जारी कर सकता है, अर्थात वह कोई नियम बना सकता है। अध्यादेश का मतलब है दोस्तों कोई नियम, कानून या रूल्स वह पारित कर सकता है। लेकिन यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक, यानी संसद की जब पुनः बैठक होगी 6 हफ्ते के भीतर, अर्थात वह जब बैठक होगी तो 6 हफ्ते के भीतर संसद द्वारा उसे अनुमोदित, अर्थात संसद द्वारा उसे मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है। अन्यथा वह जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है, यहाँ जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, आगे जानकारी क्या है दोस्तों? 8वीं जानकारी क्या है, वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। अर्थात वह जो अपने द्वारा किसी भी नियम
व कानून व रूल्स को या बिल बनाया है वह किसी भी समय उसको हटा सकता है। इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और यह भी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। चलें देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, वह महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी यह भी है, ठीक। वह महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक, यहाँ से संघ लोक सेवा आयोग, ठीक, यहाँ से वित्त आयोग व अन्य रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है, ठीक। कहने का मतलब है दोस्तों, जितना भी कार्य वह संसद के अंतर्गत करता है, संसद भवन में करता है, सभी कार्य जो हैं विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, वित्तीय शक्तियाँ, अर्थात उसकी वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या है दोस्तों। अभी तक हमने कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ी और विधायी शक्तियाँ पढ़ी, अब कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक। विधायी शक्तियों में क्या, वित्तीय शक्तियों में क्या है दोस्तों, वित्तीय शक्तियों में वह धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों, कोई भी धन विधेयक संसद भवन में तभी पारित या उस पर विचार विमर्श किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा जब उसकी पहले से ही राष्ट्रपति जो है अनुमति प्रदान करेगा, ठीक, अन्यथा नहीं होगा। दूसरी जानकारी यह है दोस्तों, वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। अर्थात दोस्तों वह तरह का धन होता है, मान लीजिए किसी परियोजना के लिए बजट जारी कर दिया गया है, अब कारणवश वह बजट कम पड़ रहा है, तो जो भुगतान होता है दोस्तों वह तत्काल में वह बजट को और बढ़ा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति उस निधि को और बढ़ा सकता है, ठीक। तीसरी जानकारी क्या है, वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। अर्थात जो वित्त आयोग होता है 5 वर्ष के लिए, वही उसका गठन राष्ट्रपति भी करता है, ठीक। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों, इस पीडीएफ में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिलेगी, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी, ठीक। आगे क्या है, नंबर 4 क्या है, अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है, ठीक। यहाँ जब बजट पास होता है दोस्तों, तो वहाँ अनुदान की मांग की जाती है, ठीक। अनुदान की मांग की जाती है तो कोई भी अनुदान उसकी सिफारिश के बिना नहीं मानी जाएगी। वह वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखता है, ठीक। जो केंद्रीय बजट होता है दोस्तों, ठीक, जो केंद्रीय बजट होता है उसकी वह रूपरेखा संसद के समक्ष रखता है। अब आगे देखते हैं, अब उसकी न्यायिक शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसकी न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है, तो न्यायिक शक्तियाँ हैं, वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं। वह उच्चतम न्यायालय के किसी भी विधि, यहाँ ध्यान रखना ये गलत है, यहाँ टाइपिंग एरर है, किसी भी विधि तथ्य, ठीक, किसी भी विधि
या तथ्य पर ठीक किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु 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 उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। आगे जानकारी क्या है? वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंड निलंबित ठीक माफ़ या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, इसे आप स्टार्ट कर लेना, वह किसी भी दंड को क्षमा या कम या स्थगित ठीक कुछ भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है। उन सभी मामलों में जिनमें सज़ा सैन्य न्यायालय में दी गई हो। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों, गवर्नर अर्थात राज्यपाल के पास भी होती है क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल के पास भी होती है क्षमादान की शक्ति, लेकिन वह सैन्य न्यायालय द्वारा जो भी दंड दिया जाता है वह उसके न्यायालय के द्वारा जो दिया गया दंड है वह ना तो क्षमा कर सकता है और ना तो स्थगित कर सकता है और ना ही कम कर सकता है। कहने का मतलब है क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पावर में यहाँ राष्ट्रपति की पावर ज़्यादा होती है। चूँकि वह राष्ट्रपति प्राणदंड अर्थात मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के न्याय को भी स्थगित कर सकता है उन सभी मामलों में दंड जिनका स्वरूप प्राणदंड हो। ठीक, अर्थात राष्ट्रपति उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो। कहने का मतलब है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है प्राणदंड के मामले में राज्यपाल से ज़्यादा पावर रखता है। कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम एक भी जानकारी नहीं छोड़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो में ही सही, लेकिन हम संपूर्ण चर्चा करते चलेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।